स्वास्थ्य चर्चा के आज के अंक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के अंक में हम चर्चा करने वाले हैं रेजिमेनल थेरेपी और पंचकर्म के बारे में। इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है यूनानी चिकित्सक डॉक्टर तनवीर फातिमा को, और उनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे रेजिमेनल थेरेपी और पंचकर्म के बारे में। डॉक्टर फातिमा, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। रेजिमेनल थेरेपी के बारे में हमने बहुत सुना है, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये पूरी प्रक्रिया है क्या? देखिए, रेजिमेनल थेरेपी को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इसको करने की ज़रूरत क्या है। जी, जो हमारी डेली लाइफ होती है उसमें अकॉर्डिंग टू यूनानी 6 ऐसे रूटीन्स होते हैं जो जिसमें डिस्टर्बेंस पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है अपना वर्क प्रॉपर नहीं कर पाती है। उसको सुधारने के लिए हम रेजिमेनल थेरेपी का हेल्प लेते हैं। जैसे कि हमारी नींद जो है उसमें हम सो नहीं पा रहे हैं, टाइम से सोना जागना मेरा नहीं हो रहा है, खाने पीने में हमारा जो है बैलेंस नहीं होता है, हमारा क्लाइमेट हमने चेंज कर दिया है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि एकदम गर्मी आती नहीं है कि एकदम एसी में घुस जाते हैं, तो वो भी हमारे बॉडी पे इफ़ेक्ट डालती है। उसके अलावा हम जो है अपना मॉर्निंग का और इवनिंग का जो काम होता है वो सारे काम प्रॉपर नहीं करते हैं। इन तमाम चीज़ों को जो है फिज़िकल हेल्थ पे हम अपने बॉडी को ज़्यादा मूवमेंट नहीं देते हैं। उसके अलावा जो मेंटल हेल्थ होती है उसको भी हम प्रॉपर नहीं रख पाते हैं, हाइजीनिक जिसको बोलेंगे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो बॉडी में जो तोड़ फोड़ और बिगाड़ आता है उसको सुधारने के लिए हम रेजिमेनल थेरेपी की हेल्प लेते हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ को समझना चाहिए लोगों को कि वो एक हेल्प करता है हमारी बॉडी को सुधारने के लिए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं कि रेजिमेनल थेरेपी होती क्या है। ये अकॉर्डिंग टू यूनानी 4 चीज़ें होती हैं। कफ है, मतलब बलगम, सफरा होता है बाइल, ब्लैक बाइल होता है, और ब्लड। ये चारों चीज़ें जो बॉडी में होती हैं एक अनुपात में होती हैं। जब ये अनुपात बिगड़ता है तब बॉडी में प्रॉब्लम आती है। तो ये जो थेरेपी हमारी है ये चारों चीज़ों को बैलेंस करती है। तो वो अलग अलग किस चीज़ में कौन सी थेरेपी करना है, ये उस वक्त जब पेशेंट आता है तो फिर उसको देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इसको कौन सी थेरेपी करना है। जी। जब हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ने लगता है, हमारी दैनिक जीवन की जो क्रियाएं हैं वो स्थिर भाव में नहीं चलने लगती हैं, तब हमें इस चिकित्सा की ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा जो शारीरिक और मानसिक संतुलन है वो बना रहे और हम अपने आप को स्वस्थ रख सके। तो अब हम एक एक करके जानना चाहेंगे कि इस थेरेपी में सारी प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं। देखिए, ये जो थेरेपी होती है इसको बेसिकली हम जो रखा गया है कैसे कि बॉडी से जिन चीज़ों को निकलना चाहिए वो चीज़ें नहीं निकल रही हैं। अब लोग बॉडी से पसीना निकलना चाहिए, लोग पसीने को नहीं निकलने देते हैं। ये एक नॉर्मल है प्रक्रिया नॉर्मल प्रक्रिया है, ठीक है। कफ निकलना चाहिए लेकिन लोग कफ नहीं निकलने देते हैं। स्पुटम, लोग कफ हुआ, स्पुटम निकलने लगे, लोग दवा खा लिए, स्पुटम बंद हो जाता है। ये नॉर्मल है, लोग नहीं निकलने देते हैं। उसके अलावा नींद है, नींद हम नहीं सोते हैं, जानबूझ के जगते रहेंगे, नींद मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं। हाँ, बहुत से काम का लोड हो जाता है। उसके बाद जो फिजिकल हेल्थ होती है उसको भी हम नहीं बैलेंस कर पाते। वजह है कि अननेसेसरी हम अपने दिमाग को जो है मूव कराते हैं चीज़ों में। तो उसके लिए भी हमारी जो थेरेपी होती है कि माइंड को एक जगह, जैसे आयुर्वेद में योगा है, जी हाँ, योगा बहुत आपको हेल्प करता है अपने माइंड को एक जगह रखने के लिए। तो वैसे ही हमारे वहाँ यूनानी में है कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि अपने दिमाग को कंसंट्रेट करो और एक जगह पे रखो ताकि तुम्हारा जो माइंड अननेसेसरी सोचो नहीं। जी। तो फिजिकल हेल्थ को बनाने के लिए तो ये सब चीज़ें जो होती हैं उनके हिसाब से जो है फिर हम इसको अलग अलग थेरेपी में करते हैं। अब जैसे कि रक्त का कहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो आयुर्वेदिक में रक्त मोचन एक विधि होती है जहाँ से ब्लड निकालते हैं। वो हमारा यूनानी में उसको 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक है जामा, जिसको कपिंग थेरेपी, आजकल चाइनीज़ कपिंग थेरेपी बहुत चली हुई है मार्केट में। दूसरा है फसद, जिसको वेनिसेक्शन कहते हैं, वेन से आप एक्स्ट्रा ब्लड जो होता है वो निकाल देते हो। तीसरा होता है लीच थेरेपी। ये 3 थेरेपी के हेल्प से हम बॉडी के ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को निकालते हैं। उसका रीज़न क्या होता है कि हमारी जो डाइट होती है वो आजकल प्योर डाइट नहीं है। बिल्कुल। उसके अलावा हम मेडिसिन का यूज़ बहुत करने लगे हैं। अननेसेसरी क्लाइमेट जो है हमारा वो भी कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को इफ़ेक्ट करता है। तो ब्लड सबसे पहले इम्प्योर होता है, तो उस ब्लड को जब हम बॉडी से निकाल देते हैं, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो 50% हमारी जो
बीमारी है या हेल्थ बोलेंगे 50% हमको वापस मिल जाती है। जी जी। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि इसका जो है जो एक रूटीन में आपको यूरिन का जो प्रोसेस है कि इतनी बार होना चाहिए, या आपको जो स्टूल का प्रोसेस है कि मॉर्निंग में आपका पेट साफ हो जाना चाहिए। जी। कब्जियत की जो प्रॉब्लम है ना आज के डेट में वो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। तो उसके लिए 2 प्रोसेस होता है, एक तो लेग्जेटिव देते हैं, दूसरा एनिमा लगाते हैं। तो ये हमारे पंचकर्मा में भी ये दोनों थेरेपी है, ठीक है। पंचकर्मा जो है जिसमें लेग्जेटिव देते हैं वो विरेचन उसको बोलते हैं, और वस्ती बोलते हैं एनिमा को। एनिमा जो है ये बहुत बड़ा इसका एक चैप्टर है, और बहुत इसका जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसका करने का बहुत सी चीज़ों में इसको हम करते हैं। जैसे कि पेशेंट को अगर मुंह से आप डाइट नहीं दे सक रहे हो तो थ्रू एनस आप उसको मेडिसिन दे सकते हो, उसको डाइट के लिए चीज़ दे सकते हो, क्योंकि वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगा और पेशेंट को वो चीज़ें मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर यूट्रस में कहीं प्रॉब्लम आ रही है या पेल्विक फ्लोर में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो हम एनिमा देते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स डालते हैं, ताकि वहाँ का इन्फ्लामेशन जो है उसको वो इंटेस्टाइन की मसल्स सूजन जो है फूला हुआ जो है वो कम किया जा सके। तो ये एक बहुत बड़ी हेल्प करती है। उसके बाद हम देखते हैं वोमिटिंग एक है। वोमिटिंग हमारे वहाँ वोमिटिंग का जो रूल है अकॉर्डिंग टू यूनानी कहा जाता है कि महीने में 1 बार वोमिटिंग होना ज़रूरी है। जी हाँ, कहा जाता है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं अगर सुबह मॉर्निंग सिकनेस के साथ उनके जो उल्टी करती हैं, वमन जिसको आप कह रही हैं, अगर होता है तो उनके चेहरे पे ग्लो आता है, और हम बोलते हैं गर्भावस्था में वो ग्लो है, लेकिन वो चूँकि वमन है, उल्टी है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पे रक्त संचार की गति जो है वो बढ़ती है और उनके चेहरे पे एक लालिमा आती है। तो ये वोमिटिंग है कि 1 बार महीने में 1 बार वोमिटिंग हर हेल्दी आदमी को करना चाहिए। जी। उसकी वजह है कि आप एक ऐसे सोचिए कि एक बर्तन होता है, उसमें जब आप खाना पकाती हैं वो कितना गंदा होता है। एक खाना पकाने से सिर्फ अगर चावल पका लिया तो वो बर्तन गंदा हो गया। तो जब डिफरेंट टाइप की डाइट्स हमारे बॉडी में जा रही है तो जो हमारा स्टमक है उसमें कितने कचरे भर रहे होंगे, उसको वॉश करना ज़रूरी है। वोमिटिंग से क्या होता है कि आपका जो स्टमक का जो पीएच है वो बैलेंस रहता है। अब आज की डेट में हमको लगता है कि हर आदमी को गैस का प्रॉब्लम है। क्यों गैस का प्रॉब्लम होता है? हल्का सा उनको अगर नौशिया भी होता है ना, उबकाई आ रही है, वो सीधे वोमिटिंग की दवा खा लेते हैं, रोक दो, नहीं भैया उल्टी नहीं करना। उल्टी करना चाहिए जी, ये सेहत के लिए आपके ज़रूरी है। अगर कोई बंदा अगर महीने में 1 बार वोमिटिंग कर लेता है तो वो बहुत सी बीमारियों से बचता है। जी, और जबकि हम उल्टी करने से, वोमिटिंग करने से बहुत डरते हैं, अरे ये मत खाओ वोमिटिंग हो जाएगी, या जैसे भी टेंडेंसी भी हमको लगती है, प्रवृत्ति भी होने लगती है उल्टी की, तो हम तुरंत घरेलू हो चाहे जो दवाएं उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करके अपनी उल्टी को रोकने का प्रयास करते हैं। जबकि हमारे विशेषज्ञ का कहना है, इनकी विशेषज्ञता जो है वो बतला रही है कि उल्टी जो है करना कोई खराब बात नहीं है। जो आपके शरीर का कुछ ऐसा है अपच वाला जो अन्न है वो आराम से बाहर निकल के आएगा और ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। देखिए हमारी जो बॉडी होती है ना, वो बॉडी ही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो बॉडी ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी जो आपके बॉडी के लिए सही नहीं हो, वो वापस फेंक देगी। तो जब बॉडी फेंक रही है तो उसको निकाल दीजिए, रखिए नहीं या रखने की कोशिश नहीं कीजिए। जी जी जी। कफ वात पित्त ये भी जो है आयुर्वेद में जो बेस माना जाता है, उसमें कफ वात पित्त को ही बेस मानकर, मूल मानकर रखा जाता है और उसके अनुसार ही इलाज किया जाता है, जिसमें हम लोग कहते हैं कि पंचकर्म हम करवाए हैं। तो ये जो यूनानी पद्धति है और पंचकर्म ये कैसे अलग है या एक ही चीज़ के 2 रूप है? ये एक ही चीज़ के हम 2 रूप बोल सकते हैं कि हम भी कफ वात पित्त और खून साथ में हमारा ब्लड ऐड हो जाता है। इन चारों के बेस पे ही हम काम करते हैं। आयुर्वेद में भी है शायद। हाँ जी। तो वो उतना उसको फोकस नहीं करते हैं, जहाँ तक मुझे पता है। अब करते होंगे तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोग ब्लड का जो है वो ज़्यादा, क्योंकि अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ रही है, आपका ब्लड का प्रॉब्लम है, आपको हेयर फॉल हो रहा है, आपको ब्लड का प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्लड ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पूरे बॉडी को जो है नरिशमेंट देती है। अगर वो ख़राब होगा तो पूरी बॉडी ख़राब हो जाएगी। तो हम जो है इन्हीं चारों के बेस पे हम भी ट्रीटमेंट करते हैं और हम पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट जब मेरे पास आया है
तो उसके बॉडी में इन 4 में से किस चीज़ का बिगाड़ हो रहा है? जी, असंतुलित हो गया है। हाँ, जिसको जी। हम टेम्परामेंट कहते हैं। टेम्परामेंट किस चीज़ का बिगड़ गया है? कोल्ड टेम्परामेंट का पेशेंट हो गया है। जैसे कि अगर जिसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो उसको हम ये समझते हैं कि इसका टेम्परामेंट जो है वो ठंडक की तरफ जा रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कि गर्म चीज़ खाओ, गर्म माहौल में रहो, इस तरह से। या किसी को नींद नहीं आ रही, इसका मतलब है कि इसका जो टेम्परामेंट है वो गर्मी की तरफ जा रहा है, जी। तो उसको फिर ठंडे की तरफ लाने की कोशिश करता है आदमी। इन्हीं सब चीज़ों में हम सुधार करते हैं, कुछ मेडिसिन्स देते हैं और कुछ उनकी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, उसके बाद वो पेशेंट ठीक होता है। पंचकर्म में जो इलाज के लिए दिया जाता है, जैसे कटी स्नान दिया जाता है और बहुत तरह की चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही हम यहाँ पर जानना चाहेंगे कि यूनानी पद्धति से जब हम कर रहे हैं तो उन जगहों पर किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, कौन कौन सी प्रक्रिया या कौन कौन सी बीमारी का लक्षण के आधार पर इलाज किया जाता है? देखिए, पंचकर्मा में आई थिंक कटी स्नान जो था वो सिर्फ बात होता है जी, है ना। हमारा यूनानी में इसको जो है इनफर्टिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं, पाइल्स के लिए यूज़ करते हैं, जी। प्रोलेप्स यूट्रस के लिए करते हैं और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जी। इवन कि अगर कोई पेशेंट है और उसका यूट्रस प्रोलेप्स कर रहा है, वो मेरे पास आती है, तो उसको हम लोग सिंपल सिस बात देते हैं, मेडिसिन को पानी में बॉयल करते हैं और फिर उसको नीम गर्म हल्का गुनगुना करके डालते हैं और पेशेंट को बोलते हैं उसमें बैठ के एक्सरसाइज करने के लिए। जी। उसके बाद फिर जो है हम उसके वेजाइना में जो है वो मेडिसिन डालते हैं और वहाँ पे फिर पैकिंग डालते हैं मेडिसिन की पोटली बना करके। ये पूरा एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिससे कि पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। और मुझे नहीं लगता है कि एलोपैथ में इसका कुछ अभी तक प्रॉपर इलाज है। मेरे पास बहुत से पेशेंट ऐसे आए हैं जो कि बोलते हैं कि मैडम मेरे यूट्रस पे सूजन आ गई है और सीवियर पेन होता है, डॉक्टर बोल रहा है कि हिस्टेक्टोमी करवा लो, लेकिन मैंने उनका ट्रीटमेंट किया है और वो ठीक हो गई हैं। जी। जी। तो ये ट्रीटमेंट हो जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। बहुत कम उम्र में यूट्रस को निकाल देना ये फीमेल के लिए एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ये प्रॉब्लम जब पेशेंट लेके आती है कि मेरी बच्चेदानी निकल गई है, 30 साल की उम्र है, 35 साल की उम्र है, तो उसके बाद जो उसको कॉम्प्लिकेशन आता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताएं कि उसमें जो है मेरा हिजामा बहुत अच्छा काम करता है। जी। और हम पेशेंट को बोलते हैं कि आप हर 3 महीने के बाद आके हिजामा करा लो, तो बिल्कुल पेशेंट फ्रेश होती है। जी। तो ये बहुत अच्छी थेरेपी है। चिकित्सा पद्धति की है कि अलग अलग रोगों के लिए कई तरह की जो है चिकित्सा पद्धति उपलब्ध है। हमें ये निश्चय करना है कि हमें कौन सी पद्धति लेनी है। यूनानी है, आयुर्वेद है, एलोपैथ है, आपकी होम्योपैथ है। तो आपको निश्चित करना है कि हमें कौन सी विधि अपनानी है। जिसको जो सुविधा लगे, जिस लक्षण को देखकर उसका इलाज सही हो जाए, जिस विधि से हो जाए, उस विधि को अपनाना है। लेकिन ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है। उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाएं और जो नियम है उसमें बंधे रहें और अपने शरीर में होने वाले बदलावों को पहचानें, लक्षणों को पहचानें, तभी तो हम अपना इलाज करवा सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि आप लक्षणों को पहचानें, नियम को मानें, लेकिन इलाज स्वयं नहीं करना है। किसी न किसी विधि से ही आपको इलाज करवाना है, इसीलिए विशेषज्ञ के पास जाना आवश्यक है। अगर हम हड्डी रोग की बात करें तो अगर यूनानी पद्धति से उसका इलाज करवाना चाहें तो वहाँ पे इसके लिए क्या इलाज करवाना सबसे बेहतर होगा? देखिए, यूनानी में जो है जब जॉइंट पेन, मेन है कि हड्डी में जॉइंट पेन का ही पेशेंट आता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो जॉइंट पेन में होता क्या है कि जॉइंट का जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड टाइप हो जाता है, तो वहाँ पे हम उसको मसाज करते हैं, मसाज के साथ स्टीम देते हैं। जी। दवाओं को जो है बॉयल करते हैं और फिर उसको स्टीम देते हैं। उसके बाद अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो कपिंग करते हैं, यानी कि हिजामा करते हैं। तो इससे पेशेंट का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, पेशेंट ठीक होता है। साथ में मेडिसिन होती हैं और कुछ एक्सरसाइज वगैरह हम उनको बताते हैं। हिजामा की बात आप कर रहे हैं, कपिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि हिजामा है क्या? देखिए, हिजामा एक कप होता है, उस कप को हम लगाते हैं और लगाने के बाद से फिर वहाँ से ब्लड को निकाला जाता है। ये बेसिकली 3 तरह से लोग करते हैं। आज के वक्त में 3 तरह से हो रहा है। एक ड्राई कपिंग होती है, एक वेट कपिंग होती है, एक फायर कपिंग होती है।
तो ड्राई कपिंग में है कि सिर्फ आप कप लगा देते हैं और लगाने के बाद 2-4 मिनट के बाद उसको निकाल देते हैं। जी जी। वेट कपिंग में है कि कप लगाया, उसको निकाल के वहाँ पे हल्का हल्का इंसिजन दिया, फिर कप लगाया, वो ब्लड आ जाता है। और फायर कपिंग में है कि आग से वैक्यूम बनाते हैं और फिर वहाँ उसके बॉडी में डालते हैं। तो तीनों को कब कहाँ पे किस पेशेंट को करना है, ये पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डिसाइड किया जाता है। जी, अगर हम रेजिमेनल थेरेपी की बात करें और वहाँ कोई माइग्रेन का मरीज आए तो उस दौरान किस तरह की जो इलाज की पद्धति है उसको अपनाया जाएगा? देखिए, माइग्रेन का पेशेंट आता है और बहुत परेशान होकर आता है जी। तो उसको मेडिसिन के साथ अगर पेशेंट तैयार हो जाता है कि सर पे हिजामा करना है तो पेशेंट का हम हिजामा करते हैं। नहीं तो फिर उसके लिए एक नतूल विधि है जिसको क्या बोलते हैं आयुर्वेद में, शिरोधारा बोलते हैं। जी जी। तो उसमें तेल की जो मात्रा है वो सर पर धीरे धीरे 2 तरह से करते हैं। एक तो तेल डालते हैं और दूसरा है कि दवाओं के जो शांदे को उसमें नीम गर्म डाल के और धीरे धीरे पेशेंट का मसाज करते हैं सर का। जी। तो उससे पेशेंट को जो है वो रिलीफ मिलता है और पेशेंट को जो नींद की प्रॉब्लम होती है वो नींद की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। जी जी। अगर हृदय रोगी की बात करें, मधुमेह के मरीज की बात करें तो इनके लिए कौन सा जो आपका तरीका है वो अपनाया जाता है? देखिए, हृदय रोगी हैं तो वो किस तरह के पेशेंट हैं जी। अगर हाइपरटेंसिव हैं तो उनको जो है हम लोग पहले तो उनकी डाइट में इम्प्रूवमेंट करते हैं, उसके बाद फिर उनको जो है ना एक पॉइंट होता है पीछे पीठ में कपिंग थेरेपी का, वहाँ पे कपिंग करने से उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, लिपिड। और फिर दूसरी चीज़ है कि ये वेनिसेक्शन, उसमें अगर आपका एक्स्ट्रा जो लिपिड है वो हम निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें हाइपरटेंसिव पेशेंट के लिए करते हैं। शुगर पेशेंट के लिए हिजामा नहीं करते हैं जी, क्योंकि उनका जो हील होने का जो पावर होता है वो कम हो जाता है और चूँकि हम बॉडी में कट लगाते हैं तो हिजामा हम उनका नहीं करते हैं, लेकिन उनका फायर कपिंग हम करते हैं। क्योंकि शुगर की जो बीमारी होती है वो भी ठंडक की वजह से होती है। पेशेंट का जो टेम्परामेंट होता है वो कोल्ड हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। तो उसमें हम फायर कपिंग करते हैं तो पेशेंट को गर्मी रहती है, गर्मी आने की वजह से उसको बॉडी जो है धीरे धीरे करके शुगर में इम्प्रूवमेंट होता है। जी जी। रेजिमेनल थेरेपी लेने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, रेजिमेनल थेरेपी लेने से पहले तो आप अपने डॉक्टर के पास जब आएँ तो उनसे पूरी काउंसलिंग आपकी होनी चाहिए। जी। जब काउंसलिंग होगी उसके बाद डॉक्टर आपको बताएगा कि आपके लिए क्या ठीक है। बहुत से पेशेंट आते हैं आके सीधे बोलते हैं मैडम हिजामा कर दीजिए, तो हम उनको बोलते हैं पहले बैठिए, आप हिजामा क्यों करते हैं हम आपका? जी। आपकी बॉडी को अगर हिजामे की ज़रूरत नहीं है तो हम आपका हिजामा नहीं करेंगे। अगर आपकी बॉडी को दूसरी चीज़ की ज़रूरत है तो हम दूसरी चीज़ करेंगे। हिजामा के अलावा और क्या है? अब जैसे कि नी पेन है, अब लोग कहते हैं कि तुम्हारे घुटने में दर्द है जाके हिजामा करा लो। मैंने कराया था, मुझे आराम मिल गया। अब वो बंदा आता है कि हिजामा कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि नहीं, इसका हिजामा करना ज़रूरी नहीं, इसको मसाज करके इसको स्टीम देना ज़्यादा ज़रूरी है। जी। तो वो मुझे तो मैं वो काम करूँगी। तो लोग जो हैं आजकल यूट्यूब में वगैरह में देख लेते हैं, अब वो सीधे आके ये बोलते हैं कि हिजामा कर दीजिए। तो हिजामा हर बीमारी के लिए नहीं है और हिजामा हर कंडीशन के लिए भी नहीं। जैसे प्रेग्नेंट वुमेन हिजामा नहीं करेगी। अगर कोई हार्ट का पेशेंट है और इकोस्पोरिन वगैरह खा रहा है ब्लड को पतला करने के लिए तो उनका हम हिजामा नहीं करेंगे। या इस तरह से कोई ऐसा पेशेंट है कि जिसको कोई एनीमिक पेशेंट हो रहा है, छोटा बच्चा है, इन लोगों का हिजामा हम नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा एज के लोग हैं उनका हिजामा नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए फिर हमारे पास अलग चीज़ है कि हम स्टीम देंगे, उनको फायर कपिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हम उनको करेंगे। मसाज बताएंगे कि मसाज करना है, एक्सरसाइज करनी है, ये सारी चीज़ें हैं। रेजिमेनल थेरेपी लेने के बाद मरीज को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जैसे अब हमने वोमिटिंग कराया है तो वोमिटिंग कराने के बाद हम उसको बोलेंगे। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे कि वोमिटिंग कराते हैं वो किन किन परिस्थितियों में, यानी किस तरह के मरीज के लिए आप वोमिटिंग का सहारा लेती हैं? देखिए, वोमिटिंग हम उन पेशेंट का कराते हैं जिनको हमको लगता है कि गैस का फॉर्मेशन इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है या इनको इनडाइजेशन का प्रॉब्लम ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम वोमिटिंग कराते हैं। और वोमिटिंग कराने के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं, पहले भी बोलते हैं कि आप बिल्कुल हल्की ग़िज़ा लेकर के आइएगा और बाद में भी बोलते हैं कि हल्की ग़िज़ा खानी है, ऐसी चीज़ जो कि जल्दी हज़म हो जाए। जी। और बहुत ज़्यादा कोई भी रेजिमेनल थेरेपी कराने के बाद से पेशेंट को बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या फिज़िकल वर्क करने के लिए मना किया जाता है
आप फिजिकल वर्क मत कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो जो थेरेपी हुई है तो बॉडी को भी उससे लड़ना है। जब आप फिजिकल वर्क करोगे तो बॉडी कितनी जगह पे लड़ेगी, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है ना वो साइड इफ़ेक्ट में बदल जाता है। जी जी। अगर हम एलोपैथ की बात करें और किसी मरीज़ की हृदय रोगी है या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो उसकी पहचान के लिए ईसीजी या उसका प्रेशर लेकर पहचान की जाती है कि इनका प्रेशर बढ़ा हुआ है, या ईसीजी करके पता चलता है कि हृदय की गति जो है वो तीव्र है। अगर हम यूनानी पद्धति में जाते हैं तो ऐसे मरीजों की पहचान के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? देखिए, बहुत मज़े का क्वेश्चन किया है आपने। हमें भी वही पढ़ाया जाता है। जी। ठीक है, हम पैरेलल दोनों पैथी पढ़ते हैं, एलोपैथ भी और यूनानी भी। हमारा जो सिलेबस है कंप्लीट है, और हमें जो डायग्नोसिस करना है तो हम डायग्नोसिस का हम भी वही सहारा लेते हैं। जी, हम सेम प्रक्रिया है। बस एक नाड़ी जो है जिसको नब्ज बोलते हैं वो हम एक्स्ट्रा है हमारे पास। अदरवाइज जो है कि हमको उनका बीपी लेना है, उनका लिपिड प्रोफाइल कराना है, उनको ईसीजी कराना है, इको कराना है, ये सारे इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो हमें भी कराने हैं। और ये सारी चीज़ें हमें पढ़ाई जाती हैं, वो आयुर्वेदा हो, यूनानी हो या होम्योपैथ हो, सब में हमें पढ़ाया जाता है। यानी बीमारी की पकड़ के लिए तरीका वही है, लेकिन इलाज के लिए हम लोग अपने सुविधा के अनुसार अलग अलग तरीका अपना सकते हैं। जिनको सुविधा में हो वो आयुर्वेद का सहारा ले सकते हैं, जिनको सुविधा हो वो यूनानी तरीके में जा सकते हैं, और जिनको सुविधा हो वो एलोपैथ का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पर हम जानना चाहेंगे कि जो यूनानी तरीके से इलाज करवा रहे हैं, क्या उनको खान पान में भी किसी विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, खान पान तो वैसे भी हर पैथी में आपको उसका तो ध्यान रखना ही पड़ता है कि आपको समय पे खाना खाना है, खाना इतना खाना है। आजकल तो एक फैशन हो गया कि बिल्कुल यहाँ तक पूरा भर लेते हैं लोग, और उसके बाद भी लोगों को लगता है कि मेरा पेट नहीं भरा है। खाना इतना खाइए कि आपके पेट स्टमक में इतनी जगह बाकी रहे कि वो उसको डाइजेस्ट कर जाए। अगर आप एक बोतल में पानी भर दोगे और पानी भरने के बाद उसको हिलाओगे तो वो हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा ना। हमारी बीमारी यही से शुरू हो जाती है कि हम जो है खाना तो खा लेते हैं, उसके बाद अब उसको हिलने का तो मौका मिलता नहीं है। जब खाना वहाँ रहेगा, मूव नहीं करेगा, तो उसमें तो फर्मेंटेशन तो होगा ना, सड़न तो पैदा होगी ना, तो वो हमारी बीमारी को दावत देगा। बिल्कुल। तो एलोपैथ में और यूनानी या आयुष में ये सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि हम पेशेंट की काउंसलिंग ज़्यादा करते हैं, मेडिसिन कम देते हैं। और रेजिमिनल थेरेपी जो है हमारा इसमें ही हेल्प करता है कि हम उनसे पहले पूछते हैं कि आपका खाने पीने का तरीक़ा क्या है, आप सोते कितने बजे हो, आप जगते कितने बजे हो, आपको सुबह में पेट आपका क्लियर होता है कि नहीं, आपको दिन भर में कितनी बार यूरिन होता है, यूरिन खुल के होता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम पूछते हैं। इसमें जहाँ जहाँ हमको डाउट होता है उसको हम करेक्ट करते हुए चलते हैं। तो ये हमारी पैथी की यही खूबसूरती है। जी जी। अब चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे कि वेरिकोज की समस्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसके इलाज के लिए क्या किया जाता है? देखिए, वेरिकोज वेन के इलाज के लिए हम दो तरह से, एक तो इनिशियल जब पेशेंट आता है तो उसको हम सबसे पहले तो एक एक्सरसाइज बताते हैं, जो एक्सरसाइज हम अपने देखने वालों को भी बताएंगे कि आप सीधे खड़े हो जाओ और पैर के जो पंजा है उस पर खड़े हो, उसके बाद एड़ी पे खड़े हो। ये एक्सरसाइज 10 बार कर लीजिए आप सुबह उठकर या दिन में 2-3 बार 10-10 टाइम कर लीजिए। उसके बाद फिर एक एक्सरसाइज है जो रात में सोने पे हर आदमी को करना चाहिए, और खास करके फीमेल को, या जो, क्योंकि हम लोग किचन में खड़े होकर काम करते हैं, कि पैर में गमछा या दुपट्टा जो भी आपके पास अवेलेबल उसको फंसाइए, फंसा के थोड़े से पैर को ऊंचा कीजिए और पंजे को अपनी तरफ करें। नहीं, पंजे को ढके लिए और जो पकड़े हुए हैं गमछा या दुपट्टा उसको खींचिए, ताकि एक फोर्स काम करेगा इस तरह से, तो ये मसल्स काम करेगी और बैक फ्लो होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे वॉल्स होते हैं सारे वेन में जो कि लूज हो जाते हैं। ये पेशेंट ये एक्सरसाइज करता है, अगर इससे नहीं ठीक होता तो फिर हम उसको बोलते हैं कि आप कसरत करा लो या लीच थेरेपी करा लो। जी जी। तो वेरिकोस वेन ठीक हो जाता है जी। आपने बहुत अच्छा तरीका बताया और बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताई। अगर जो हमारे दर्शक देख रहे हैं इस कार्यक्रम को, अगर वो एक्सरसाइज दिन में करना शुरू कर दे तो वेरिकोज वेन की जो समस्या आजकल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आजकल ज़्यादातर मरीजों में देखा जा रहा है, हम मरीज़ उसको नहीं बोलेंगे, ज़्यादातर लोगों में देखी जा रही है कि वेरिकोज वेन की समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर वो एक छोटा छोटा सा तरीका अपना लें
तो अपने आप को वेरिकोज वेन से बचा सकेंगे। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि किस तरह की दिनचर्या होनी चाहिए जिससे हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। देखिए, काम अगर आप कर रहे हैं तो काम कीजिए, काम के बीच में थोड़ा सा गैप लीजिए। या बहुत लोग होते हैं कि काम ही नहीं करते हैं, बिल्कुल दिन दिन भर लेटे हुए हैं। बहुत लोग हैं कि बस मशीन की तरह काम कर रहे हैं। आजकल का जो दौर हो गया है तो बस लैपटॉप पे बैठे हुए हैं या वर्क कर रहे हैं तो कर रहे हैं। आप काम कीजिए बट बीच में अपनी बॉडी के लिए थोड़ा सा टाइम दीजिए। अब जैसे कि आप लैपटॉप पे बैठे हुए काम कर रहे हो, उसके बाद आपकी पीठ अकड़ जाएगी, आप चुपचाप लेट जाओ सीधे और उसके बाद अपनी सिर्फ पीठ के पोर्शन को हल्का सा उठाओ और गिराओ, हल्का सा उठाओ गिराओ। तो ये पूरी पीठ की जो मसल्स है ना उसकी एक्सरसाइज हो जाएगी, आप रिलैक्स हो जाओगे। घुटना आप मोड़ के बैठ रहे हो, थोड़ा सा सीधा कर लिया 1 मिनट के लिए और घुटना, सिर्फ घुटने के पोर्शन को आपको दबाना है और ऊपर नीचे के पोर्शन को ज़मीन पे सटा के घुटने को दबाना है, छोड़ना है। ये एक्सरसाइज कीजिए, आपका घुटना रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद खड़े होते हैं, खड़े होकर आप ये एक्सरसाइज कर लीजिए तो आपकी पूरी बॉडी जो है रिलैक्स हो जाती है। तो बीच बीच में अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए हमें, ताकि और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम इंसान हैं, मशीन नहीं है कि अगर ख़राब हो गया तो जाके चेंज करके दूसरी मशीन लेके आ जाएंगे। जी हाँ, हमको इसके साथ ही ज़िंदगी जीना है और ये इसमें चाहे जो हो, तोड़ फोड़ हो, तो हमको खुद से थोड़ा छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और खान पान में है कि बहुत देर तक भूखा नहीं रखना है, टाइम से जो आपको खाना है टाइम से खाइए और एक लिमिट में खाइए खाना। ये नहीं है कि अगर हम 10 साल के थे तो 4 रोटी खा रहे थे तो अभी हम 40 साल के हो गए तो हम 4 ही रोटी नहीं। उस वक्त आपकी बॉडी ग्रोथ कर रही थी, ग्रोइंग में थी, वो बढ़ रही थी, उसको उतनी की ज़रूरत थी। अब आपकी बॉडी जो है नहीं है, उसको इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर अब आप खाओगे तो अब आप ऐसे फैलोगे। लोगों को ये चीज़ समझना पड़ेगा कि जब हम छोटे थे तो हम ऐसे फैल रहे थे, अब हम लंबे हो चुके हैं तो अब हम ऐसे फैलेंगे। तो उस वक्त अब हमको अपनी बॉडी का कि डाइट का ख्याल रखना चाहिए कि हम ऐसी डाइट लें कि जो हमको फैलाए नहीं, क्योंकि मोटापा बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। और हम पेशेंट को बोलते हैं कि ये जो पैकेट वाले आटे होते हैं इसको छोड़िए, चक्की का आटा खाइए और उसके साथ जवार की रोटी है, बाजरे की रोटी है, मकई की रोटी है, मड़ुआ की रोटी फाइबर हो, फाइबर वाले अन्न खाएं। और अगर हम हरी साग सब्जियों का प्रयोग करें तो अपने आप को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। ये फाइबर्स वाले खाते हैं जैसे मड़ुआ है, जवार बाजरा है, तो उनका शुगर बहुत हद तक कंट्रोल में रहता है, नियंत्रित रहता है। डॉक्टर फातिमा, आप हमारे बीच में आई और इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से ये आशा करेंगे कि आज की जो बातें हमने यहाँ पे चर्चा की उसका लाभ आप अवश्य उठाइएगा। इसी के साथ हमें दीजिए विदा। जोहार।